हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण पाठशाला में। आज हम लोग सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग से संबंधित है। यहाँ आयु वर्ग की बात हो रही है, तो सबसे पहले जानते हैं बाल विकास। बाल विकास का मतलब होता है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास का अध्ययन ही बाल विकास का अध्ययन कहलाता है। यह अध्ययन जो होता है, ये जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चे का किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो किशोरावस्था हमारी होती है, ये 18 वर्ष तक होती है। तो हम कह सकते हैं लगभग 18 वर्ष तक जो होता है जो बच्चे होते हैं उन पे ये अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। तो पियाजे के अनुसार जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की का सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने 4 चरण बताए थे। कितने चरण? 4 चरण, जिनको याद करने की हम आज ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारे पास, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। क्या है? सबने, सबने लिख लेते हैं, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो यहाँ सा से संवेदीगामक, पा से पूरी, पूर्व से, तो पूर्व ले सकते हैं, और मूर्ति से मूर्त ले सकते हैं। यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी, और औपचारिक को आप से ले सकते हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, इसका जो क्रम है ये बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं। तो इसका क्रम क्या है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ऐसे याद रखो, ये सही क्रम में लिखा हुआ है। तो जो इसमें प्रथम चरण की बात कर रहा है, तो प्रथम चरण में सबने यानी कि संवेदीगामक, सेंसरी मोटर जो है वो आती है इसके अंदर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कितने कितने वर्ष तक की होती है? ये 0 से 2 वर्ष होती है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संवेदीगामक अवस्था है वो 0 से 2 मानी गई है। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं जैसे देखना, सुनना, पकड़ना, उसके माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में एक और चीज होती है जिसकी विशेषता हमेशा पूछी जाती है क्वेश्चन बना के, कि वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का भी जो विकास है वो इसके अंदर ही आता है, सेंसरी मोटर अवस्था के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत है। मतलब इसमें जो अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद नहीं, वॉटसन इसकी बात करते हैं। रचनावाद, जी हाँ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रचनावाद ही जो होता है वो अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत होता है। क्यों होता है? रचनावाद के अनुसार जो रचनावाद है, इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें लोग सहयोग करेंगे, लेकिन वो अपने जो ज्ञान है उसका निर्माण खुद करता है। जो शिक्षक होता है वो इसमें मार्गदर्शन करता है। शिक्षक का काम क्या होता है? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और सीटेट क्या कहता है? सीटेट जो है वो वाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, गतिविधि आधारित अधिगम की बात करता है, अनुभव से सीखने पर जोर देता है। और ये सब किसके अंदर आते हैं? ये रचनावाद के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निकट विकास क्षेत्र जेड-पीडी की अवधारणा किसने दी। जेड-पीडी हो गया, पाड़ हो गया, ढांचा हो गया, या सामाजिक हो गया। ये सब जहां भी वर्ड होंगे, आप आंख बंद करके बायोगैस की लगा दें, क्योंकि देखो सीटेट में बायोगैस की को पढ़ना बहुत जरूरी है। बायोगैस की से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। सीटेट में 3 ही लोगों के सिद्धांत बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक कोहल वर्ग, बायोगैस और पियाजे, और एक चॉम्स्की का भी आता है भाषा से संबंधित। तो जो ये जेड पीडी है, ये क्या है? ये समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है। इसमें क्या करता है? बच्चा स्वयं करता है, और जो शिक्षक हैं या सहपाठी हैं वो इनकी सहायता करते हैं। इस
मतलब इसमें जो होता है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। सीटेट बाल विकास में बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, हमने अभी बताया था, खुद से स्वयं करने पर जोर देता है। वहीं शिक्षक को उसने मार्गदर्शक, सुगमदाता, ये सब माना है, ठीक है। वो क्या मानता है, सुविधादाता मानता है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को, आदेश देने वाला नहीं, अनुशासन करता तो बिल्कुल भी नहीं, सूचना दाता भी नहीं और परीक्षक भी नहीं। वो मानता है कि सी ऑप्शन मार्गदर्शक के रूप में देखता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका बताई गई है एनसीएफ 2005 के अनुसार या आरटी 2009 में भी यही बात कही गई थी कि जो शिक्षक रहेगा वो सुगमदाता के रूप में रहेगा, वो सुविधादाता के रूप में रहेगा, वो अनुशासनकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। वो बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा कार्य करेगा, बच्चे के हित में कार्य करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए जो उसकी मदद करेगा, शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है। बच्चे जो होते हैं वो रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अधिगम का वातावरण बनाते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास का उदाहरण है, जो कि बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, कौन सा भावनात्मक विकास का उदाहरण हो सकता है, तर्क करना। तर्क करना भावनात्मक विकास के अंतर्गत आ ही नहीं सकता। भाषा सीखना भी भावनात्मक विकास के अंतर्गत नहीं। भय महसूस करना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भावनात्मक विकास में डर, खुशी, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या जैसी भावनाएं, जो भावनाएं हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। बच्चे में क्या होता है, इमोशनल जो संतुलन है वो भविष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बुद्धि परीक्षण का संबंध किससे है। तो बुद्धि परीक्षण का संबंध हमारा किससे है, व्यक्तित्व से नहीं, अधिगम अक्षमता से, जी हाँ। जो बुद्धि परीक्षण का संबंध है, जो बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं वो अधिगम क्षमता के लिए बनाए गए हैं। उसमें क्या होता है, यह मापा जाता है कि बच्चा कितनी जल्दी सीख सकता है और कितनी देर में सीखता है, समस्याएं हल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसी के अंदर आईक्यू की बात होती है। किसकी बात होती है, आईक्यू की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA इंटू 100, मेंटल एज इंटू करंट एज, ठीक है। मतलब वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा मतलब शामिल करना, समावेशी समान शिक्षा देना, जिसमें सभी वर्ग के बच्चों को शामिल करके जो शिक्षा दी जाती है उसे ही समावेशी, मतलब समावेश क्या कर रहा है, समावेश का अर्थ ही है हर तरीके के बच्चों को या हर तरीके के क्षेत्र से आए हुए बच्चों को एक साथ मिलाकर उन्हें शिक्षा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका उद्देश्य ही था सभी बच्चों को समान अवसर देना, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें सामान्य, दिव्यांग, कमजोर, प्रतिभाशाली, जो सभी बच्चे हैं इस तरीके के वो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यह समानता और सम्मान पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो होती है हमारी, ये समानता पे जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम में प्रेरणा का कार्य है। अधिगम में प्रेरणा का क्या कार्य है, अधिगम को रोकना नहीं। प्रेरणा हमें सीखने से रोक नहीं सकती है, अधिगम को दिशा देना, जी हाँ। जब हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो प्रेरणा होती है वो अधिगम को सीखने को नई दिशा के रूप में लाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दंड देना अधिगम प्रेरणा का कोई कारण नहीं है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और मोटिवेशन आपको दंड का या परीक्षा लेने का या अधिगम रोकना, ये सब नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं। अधिगम को दिशा देना मतलब प्रेरणा जो है बच्चे को सीखने के लिए उत्साहित करती है। और प्रेरणा दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा जो आपकी है ये दो प्रकार की होती है, ठीक। और आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो मतलब खुद से आती है, अंदर से आती है। और बाह्य प्रेरणा होती है वो पुरस्कार, प्रबलन या दंड या किसी भी तरीके से आपको बाहरी रूप से प्रदान की जाती है। ये बात हमें नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत था। इनका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये आपके पियाजे जी ने दिया था, पियाजे जी ने, और नैतिक विकास कोहल वर्ग ने दिया। ठीक, और जो सामाजिक विकास है ये वायुगास्की ने दिया। ठीक है, और भावनात्मक विकास है ये बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो नैतिक विकास किसने दिया? नैतिक विकास कोहल वर्ग ने दिया है और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर, और 6 चरणों में उसको बांटा था। कितने चरणों में? 6 चरणों में। ठीक है, उसमें क्या था कि इन्होंने ये देखना चाहा कि बच्चे के सही और गलत के निर्णय को समझने के लिए इन्होंने ये विकास, नैतिक विकास दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? देखो आ गया ना, आंतरिक प्रेरणा हमारी क्या होती है? जो अंदर से आती है, बच्चा की स्वयं की इच्छा से जब सीखता है तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। इसमें बाहरी कोई भी प्रबलन या दंड या पुरस्कार ये सब नहीं होता है। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कर रहा है। पुरस्कार के लिए पढ़ना बाह्य, बाह्य प्रेरणा होगी। दंड की वजह से पढ़ना बाह्य प्रेरणा हो गई। माता पिता के दबाव में पढ़ना बाह्य प्रेरणा हो गई। ज्ञान की रुचि से पढ़ना, जी हाँ बिल्कुल, बच्चे जब अपनी खुद की स्वयं की इच्छा से सीखते हैं तो वह जो ज्ञान होता है वह प्रभावी होता है और स्थायी होता है। इसीलिए खुद के स्वयं की इच्छा से सीखने को ही आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास किस पर निर्भर करता है? सर्वांगीण विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का विकास, यानी कि बच्चे के मानसिक, नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक हर तरीके का विकास को इसमें शामिल किया जाता है। और ये किस पर निर्भर करता है, इसकी बात कर रहा है, किस पर निर्भर करता है। तो जो ये विकास होता है, मतलब हमारा जो शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, भावनात्मक विकास है, ये हमारे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर जो है निर्भर होता है। हमारा जैसा वातावरण होगा, हमारा जैसा वंशानुक्रम होगा, हमारे जैसे माता पिता होंगे, बच्चे की आदतें वैसी होंगी, बच्चे का परिवेश जैसा होगा, बच्चा वैसे ही सीखेगा। इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वंशानुक्रम में आता है शारीरिक संरचना और बुद्धि, और वातावरण से क्या आता है? शिक्षा, संस्कृति और परिवार इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब मानसिक रोग नहीं है। ये कोई ऐसा रोग नहीं है जो जिसका इलाज नहीं है। ये एक विशिष्ट अधिगम में कठिनाई है। जब अधिगम अक्षमता है, मतलब अधिगम मतलब सीखने में कठिनाई हो रही है, इसको ही विशिष्ट अधिगम में कठिनाई, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, उसको ही विशिष्ट अधिगम कठिनाई कहते हैं। जैसे मान लेते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में है, पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या है? लिखने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया क्या है? गणित में कठिनाई। तो ये सब अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा अच्छा मूल्यांकन उपकरण है? ये पूछ रहा है कि कौन सा मूल्यांकन उपकरण रहेगा जो सबसे अच्छा रहे बच्चे के लिए। तो हमें पता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमारा सबसे अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। क्यों? इसमें क्या होता है, ये बच्चे के मतलब जो अधिगम कर रहा होता है उसमें निरंतर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब ये शैक्षणिक भी होता है और सह शैक्षणिक दोनों मूल्यांकन किया जाता है सीसीई में। और ये यही लिखा है सीसीई। सीसीई, सीसीई का फुल फॉर्म होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, यह तनाव कम करता है और विकास पर ध्यान देता है। जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाता है और उसी के बीच में उसका क्या कहते हैं, मूल्यांकन भी किया जाता रहता है, जिससे कि बच्चे को जो भी पढ़ा है वो स्थायी होता चला रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? अच्छा, शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा में? सभी छात्रों को समान रूप से दंड देना चाहिए। दंड हमें बच्चों को देना ही नहीं है,
हम जब एग्जाम में बैठे हों तो हम मान लें कि हम खुद बच्चे हैं और हमें क्या अच्छा लगेगा वो हमें सही करना है, या हम ये मान लें कि बच्चे के लिए क्या सही रहेगा, हमें उसको ही सही उत्तर मान के चलना होता है। दंड देना ना बच्चे को पसंद है और ना ही ये कहीं भी लिखा गया है। एनसीएफ हमारा और आरटीई इसके जस्ट खिलाफ है। दंड देने की बात नहीं करी गई है। शिक्षक का कार्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करना बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वो अवसर की तरह होती हैं। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग भिन्नता के साथ जब बच्चे आते हैं तो वो एक दूसरे से और ज्यादा सीखते हैं, वो उनके परिवेश को सीखते हैं और समझते हैं, इसलिए इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान बिल्कुल। हमें सी ऑप्शन सही लग रहा है और सी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अगर जो भी जिस भी प्रवेश से आ रहा है हमें उसकी उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, तो जो वो तेज ही है तो वो सिर्फ उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी को समान शिक्षा देने का अधिकार हमारा जो संविधान है उसकी बात करता है, और एनसीएफ भी यही कहता है, एनसीईआरटी भी यही कहता है। इसीलिए केवल केवल वर्ड ही गलत है। और दूसरा, तेज बच्चों पर ही ध्यान देना ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया, क्योंकि हम उन पे विशेष ध्यान दे सकते हैं लेकिन केवल ध्यान नहीं दे सकते हैं। यहाँ ये चीज को ध्यान देना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? जैसे किसी की में बुद्धि है, रुचि है, गति है, हर बच्चा अलग होता है और अपने आप में विशिष्ट होता है। तो अच्छा शिक्षक वही होता है जो इन भिन्नताओं को स्वीकार कर और उनके परिवेश को समझ कर जब पढ़ाता है, वो ही अच्छा गुड टीचर में आता है। ठीक है? तो साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली लाने का प्रयास रहेगा।